आंचल, तुम कल वाली क्लास में क्यों नहीं आई थी? हाँ। हम्म। आंचल क्यों नहीं आई थी कल वाली क्लास में? मैम प्री बोर्ड चल रही है इसलिए थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ा। अच्छा, पेपर डिस्कशन एक बार देख लेना, ठीक है? यस मैम। 2x पे देख लेना, यूट्यूब पे अपडेट हो गया होगा, तो फटाफट देख लेना एक बारी, जो क्वेश्चंस तुम्हें लगे थे नहीं आते उन्हें। कौन और दो, और कौन बच्चे नहीं आए हैं? दो, संदीप सुमित। संदीप तो आ गया, ये सुमित नहीं आया। वाह, बड़ी लंबी उम्र है। ओके, शुरू करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रूट्स, 3 दिन लेंगे, ठीक है? एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी 2 दिन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो सारे लगभग मैंने तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू करा ही दिए हैं, सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है? चलो, बाकी और देखो, ये चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, बट क्वेश्चंस का लेवल एकदम बेसिक रहा है, ठीक है? मेंस तक बता रही हूँ कि मेंस में जो लेवल रहा है अभी तक, एकदम बेसिक क्वेश्चन आए हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। जिसने इस चैप्टर को बस हल्के से भी पढ़ा है ना, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, इतने आसान क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड कोई भी एक हमारे पास ऐसा फ्लूइड जो क्या कर सके, जिसकी टेंडेंसी हो फ्लो करने की, उसी को हम फ्लूइड बोल देते हैं। जैसे एयर, एयर भी फ्लो करती है, तो एयर भी एक तरीके का फ्लूइड है। गैसेस, गैसेस भी क्या है? गैसेस भी फ्लो करती हैं, तो गैसेस भी फ्लूइड है। एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो किसी भी लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है? अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है अपना हाइड्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, दूसरा आता है हमारा हाइड्रोडायनामिक्स, तीसरा आता है नॉन आइडियल फ्लूइड, ठीक है? नॉन आइडियल फ्लूइड अपना लास्ट में जाके हम पढ़ते हैं, 2-3 टॉपिक्स आते हैं नॉन आइडियल फ्लूइड में, ठीक है? जहां पर अपना विस्कोसिटी हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स के लिए ही पढ़ते हैं। एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में जो हमारा फ्लूइड है स्टैटिक कंडीशन में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा अपना हाइड्रोडायनामिक्स, जिसमें हम फ्लूइड को वेरी भी करा देते हैं, ठीक है? अब हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स, पहली बात तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के लिए ही लगेंगे। आइडियल फ्लूइड क्या है उसको भी अभी देखेंगे, ठीक है? अब बात आती है कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। ये तो देख लिया कि फ्लूइड रेस्ट पे है, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है? कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड होना चाहिए, किस पे? एट रेस्ट। फ्लूइड अगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच है, ठीक है? अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होना चाहिए? विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है? विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये लास्ट में। विस्कोसिटी नॉन आइडियल फ्लूइड्स के लिए आती है ना, लास्ट में पढ़ते हैं विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरीज एक्शन। तो यहाँ पर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन एब्सेंट रहता है आइडियल फ्लूइड में। सेकेंड पॉइंट क्या है? आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। भाई पानी है, पानी को तुम कंप्रेस कर सकते हो क्या? कंप्रेस का मतलब है कि उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हो। किसी भी चीज का कंप्रेशन का मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम का साइज कम किया जा सकता है। क्या तुम पानी का वॉल्यूम कम कर सकते हो? उसको कंप्रेस करके किसी भी लिक्विड का, आइडियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, दैट मीन्स वॉल्यूम को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? इनकम्प्रेस नहीं कर सकते, वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता, ठीक है? कम नहीं कर सकते वॉल्यूम।
तो अगर इस तरीके का केस होगा तो यहाँ पे मेरा बल्क मॉड्यूलाई क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस का ही मतलब है वॉल्यूम का क्या होना। बल्क मॉडुलस क्या होता था, वॉल्यूम का चेंज होता था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया जाता था जिससे उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम स्मॉल हो जाता था। अब वो कंप्रेस ही नहीं हो सकता तो बल्क मॉडुलस इस केस में क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इस केस में हो जाएगा अपना इन्फिनिटी, है ना। तीसरा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा इस केस में, टेंजेंशियल स्ट्रेस ईटा अपना 0 हो जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस पता है ना कि अगर मैं किसी भी चीज को, जैसे मान लो सोप है, सोप को ऊपर से चाकू से काटू तो उसकी लेयर्स अलग हो जाती हैं। तो उस वो जो मैंने फोर्स लगाया है लेयर्स पे, वो किस तरीके का फोर्स है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। वो कैसा स्ट्रेस था, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसा मैं फ्लूइड्स के साथ नहीं कर सकती, फ्लूइड को ऐसे लेयर्स में काट के अलग नहीं रख सकते, है ना। तो ये कैसा, इसके लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 3 चीजें हैं जो आइडियल फ्लूइड्स के लिए तुम्हें याद रखनी है, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी, ईटा 0, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन एब्सेंट। ठीक है, थ्योरी में ये सवाल यहाँ से आ सकता है। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा टॉपिक बनता है, टॉपिक तो क्या ही है, कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी फ्री सरफेस होती है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में कोई फ्लूइड रखा हुआ है, करेक्ट। तो इसकी सरफेस तो होगी एक, भाई तुम्हारे पास ये फ्लूइड है तो इस फ्लूइड की एक फ्री सरफेस तो होगी। उस फ्री सरफेस को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस फ्री सरफेस को फाइंड करने का तरीका है, आप रिजल्टेंट एक्सिलरेशन फाइंड करिए। अगर मैंने रिजल्टेंट एक्सिलरेशन फाइंड कर ली, उस रिजल्टेंट एक्सिलरेशन के परपेंडिकुलर मुझे क्या मिल जाएगा, उस रिजल्टेंट एक्सिलरेशन के परपेंडिकुलर मुझे क्या मिलेगा, उस फ्लूइड का फ्री सरफेस मिलेगा। फ्री सरफेस, अब जैसे सपोज करो अभी ये तुम्हारा कंटेनर रखा हुआ है भाई, ये पानी रखा हुआ है, इसमें डाउनवर्ड कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा बेटा, mg। mg की वजह से जो एक्सिलरेशन आ रही है वो g आ रही है। तो सपोज अभी सिंपल मेरे पास एक ही एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स में, तो इसके परपेंडिकुलर, एक्सिलरेशन के परपेंडिकुलर जो अब ये सरफेस मिली, ये सरफेस क्या है, इस फ्लूइड की फ्री सरफेस हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, फ्री सरफेस हो गई। तो इस तरीके से फ्री सरफेस मिल जाएगी। मान लो मैंने इस कंटेनर को एक्सिलरेट करा दिया, मैंने इस कंटेनर को कहाँ रख दिया बेटा, मैंने इस कंटेनर को एक लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट में रख दिया तो मतलब कंटेनर मूव करेगा विद एक्सिलरेशन है ऊपर की तरफ। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ी होके देख रही हूँ, इस तरीके से समझो, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ी होके देख रही हूँ, मैंने बीकर को लिफ्ट के अंदर रख दिया, तो लिफ्ट के अंदर रखा है तो मेरे लिए ये बीकर किस में आ गया, बीकर, बीकर के पास एक्सिलरेशन आ गई ए, जो ऊपर की तरफ है। तो अगर मेरे पास एक्सिलरेशन आती है और अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल के कॉन्सेप्ट लगाने होंगे, यानी न्यूटन्स लॉ लगाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर एक्सिलरेशन ए ऊपर है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, हमेशा सूडो फोर्स कहाँ लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इस एक्सिलरेशन ऊपर है तो मेरे को कहाँ लगाना पड़ेगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड में मैंने ए लगा दिया। तो अभी भी मैं देखूं तो मेरी नेट एक्सिलरेशन जो आ रही है, मेरी नेट एक्सिलरेशन अभी भी डाउनवर्ड में आ रही है, ए प्लस जी। इसके परपेंडिकुलर जाऊंगी तो मुझे अभी भी जो मेरा फ्री सरफेस मिलेगा वो इधर की तरफ ही फ्री सरफेस मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया अगर वर्टिकल एक्सिलरेशन दे दिया तब। तो मान लो फिर से मैंने एक बीकर लिया, अब की बार मैंने बेटा एक्सिलरेशन इसको नीचे दे दिया। अगर अब की बार एक्सिलरेशन नीचे दे दिया, अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे आते, एक्सिलरेशन अगर नीचे देंगे तो क्या होगा, हम सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। हाँ, सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। उसके बाद नेट फोर्स देख लेना कि नेट फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या लेना है, फ्लूइड की फ्री सरफेस ले लेनी है। ठीक है, तो वर्टिकल के केस में तो आसान हो जाएगा, वर्टिकल के केस में ये करना है। अब देखते हैं कि अगर मैंने अपने बीकर को हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेट किया है तो उस केस में फ्री सरफेस कैसे मिलती है। ठीक है, आओ यहाँ पे देखो, सपोज करो बेटा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर हुआ, मैंने इस बीकर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन दिया ए, एक एक कॉन्सेप्ट से सवाल बनेगा तो सारे कॉन्सेप्ट सुनने हैं ध्यान से। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए दिया, ठीक है,
अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए देने के बाद देखो यहाँ से 3-4 कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहले एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए दे दिया तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जी आएगी। सूडो फोर्स कहाँ दे देंगे भाई, यहाँ पर ए फोर्स पीछे की तरफ, तो यहाँ पर मेरा ए आ गया। करेक्ट बेटा। रिजल्टेंट कहाँ बनेगा इनका, रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट बोलो। एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट यहाँ है, तो हमने क्या बोला था, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर फ्री सरफेस मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट हुआ, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो अब फ्री सरफेस मिलेगा। ठीक है, तो यानी इस बीकर का जो फ्री सरफेस होगा वो कुछ इस शेप में आएगा आपकी बार, देखो। ठीक है, इस सरफेस पे तुम्हारा बीकर का फ्री सरफेस इस तरीके से आया। अब सवाल क्या आता है, देखो रिजल्ट भी याद रख सकते हो डायरेक्ट। अब सवाल क्या आएगा, अब सवाल ये आएगा कि मुझे ये बताओ कि इस बीकर की जो फ्री सरफेस है, इस कंटेनर की फ्लूइड की फ्री सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बनाएगी। मैं मान लेती हूँ कितना एंगल बना रही है बेटा, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ये एंगल भी क्या है, मान लेते हैं कि जो मेरा रिजल्टेंट एंगल आया है वो यहां से कितना आया है, एंगल थीटा आया है। अब देखो, अब यहाँ पर पानी की बहुत सारी लेयर्स होंगी ना, पानी की एक साथ बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो वो लेयर्स एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगा रही होंगी, नॉर्मल फोर्स लगा रही होंगी। यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ ये नॉर्मल फोर्स हुआ। करेक्ट, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ तुम्हारा यहाँ पर एक्सीलरेशन फोर्स आ रहा है, एक्सीलरेशन जो नेट एक्सीलरेशन आया है, नेट फोर्स आ रहा है। अब एंगल निकालते हैं, तो बताओ ये अगर फ्री, ये सरफेस है ग्रीन वाली और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का बनना चाहिए। सरफेस से नॉर्मल का एंगल हमेशा कितना होता है, सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ या ना, यस और नो। अगर ये एंगल 90 है तो देखो बेटा, ये वाला एंगल भी मेरा कितना बनेगा, ये वाला एंगल भी हम यहाँ से मेरा 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा नॉर्मल का फोर्स, और ये जो डाउनवर्ड्स में ये तुम्हें दिख रहा है एक्स ए रिजल्टेंट वाला जो लाइन है, ये टोटल एंगल यहाँ से 180 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का बन रहा है। तो अगर नॉर्मल वाला सर्फ ग्रीन सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला एंगल 90 डिग्री का हुआ। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री आया। ठीक है, अगर ये टोटल 90 डिग्री आया एंगल, तो अगर मैं यहां से बेटा ये वाली जो ग्रीन सरफेस है हॉरिजॉन्टल से लाइन बनाऊं, इफ ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो बेटा ये वाला एंगल कितना बनेगा मुझे बताओ आप। इस वाले से बना लेते हैं, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ना, ये यस एंगल 90 यस माइनस थीटा हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहां से देखो, मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ जो मुझे निकालना है, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल फिर से थीटा बनेगा। तो ये एंगल थीटा मेरा किसके बराबर आएगा, ये थीटा मैं यहां से निकाल सकती हूँ। मतलब ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, ये वही एंगल थीटा है जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टेन थीटा लगाऊं, तो ये टेन थीटा किसके बराबर आता है, ए बाई जी के बराबर। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फ्लूइड फ्री सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा ये है, थीटा इज, ये रिजल्ट भी याद कर सकते हो, इज द एंगल बिटवीन फ्लूइड्स फ्री सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो क्या है आंसर, टेन थीटा शुड बी इक्वल्स टू ए बाई जी, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, बाकी इस तरीके से एंगल्स ज्योमेट्री लगा के निकाल भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इसमें भी यही पूछा है कि ये जो फ्लूइड की फ्री सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो टेन इनवर्स ए बाई जी, ऑप्शन नंबर सी आया है, अभी डिराइव किया है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेशर का वेरिएशन, है ना, कि प्रेशर का वेरिएशन विद डायरेक्शन, सॉरी विद हाइट
क्या होगा, है ना, विद हाइट प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रेशर क्या है। क्या है प्रेशर? प्रेशर क्या है? तुमने एक टर्म सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ते आते हैं इन चीजों को। तो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखो, प्रेशर क्या है, जैसे मान लो अब तुम लोग हो, हम बैठे हुए हैं, तो हम पर भी तो फोर्स लग रहा है ना, एक तरीके का एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है, एयर है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से एक हमारी बॉडी पर क्या लग रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। लेकिन जो वो फोर्स होगा, वो फोर्स इस बॉडी पर ऑलवेज कैसे लगेगा बेटा, हर डायरेक्शन में। ये फोर्स किस तरीके से लग रहा होगा, सरफेस पर। बोलो, देखो फोर्स लग रहा है ना। मान लो जैसे एक गैस का चैम्बर है, अर्थ क्या है, अब तुम जिस एटमॉस्फेयर में हो, उस एटमॉस्फेयर में आप क्या करगे, सिंक करगे ना उस पूरे एटमॉस्फेयर में। देखो यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, और इस एटमॉस्फेयर में आप बैठे हुए हो। तो इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर आपको चारों तरफ से प्रेशर फील करा रहा है ना। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये प्रेशर किसकी वजह से है, गैसियस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। अब प्रेशर का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी फोर्स होगा, जिस भी बॉडी पर लग रहा होगा, वो ऑलवेज क्या होगा उस सरफेस के बेटा, उस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो यही प्रेशर का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी पर फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर विद हाइट वेरी करता है। जैसे अभी तुम सरफेस पे हो, ग्राउंड सरफेस पे हो, तो ग्राउंड सरफेस पे हमारी बॉडी जो प्रेशर फील कर रही है, वो कौन सा प्रेशर फील कर रही है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। लेकिन जैसे ही तुम इन डेप्थ जाते हो, सी के अंदर जाते हो, तो एक फोर्स फील होती है ना, एक फोर्स फील होती है। जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाता है, पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता है, घटने लगता है। हुँ? कम होगा क्या प्रेशर पानी के अंदर? बढ़ जाता है मैम, बढ़ेगा। हाँ। तो जैसे जैसे पानी के अंदर जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, है ना। अब तुमने देखा भी होगा, तुमने लास्ट ईयर में अगर तुमने कुछ सुना होगा कि जहां पर वो कौन सी शिप है जो डूब गई थी, टाइटैनिक। तो जहां पर टाइटैनिक शिप को देखने पिछले साल बहुत सारे लोग गए थे एक चैम्बर में, तो वो ही इतना हाईएस्ट प्रेशर था कि वो क्या कर गया था, प्रेशर की वजह से स्क्वीज कर गई थी, है ना। जिस शेल में वो देखने गए थे, टाइटैनिक, टाइटैनिक के जो अर्जे पुर्जे पड़े हुए हैं पुराने, बहुत 100 साल पुराने, तो वहां पर उसको देखने गए थे बहुत अमीर लोग, है ना। एक कैप्सूल बनाया था कि हम वाटर की डेप्थ में जाके उसको देख सकें, लेकिन प्रेशर इतना हैवी था कि वो कैप्सूल उस प्रेशर को टॉलरेट ही नहीं कर पाया। और जो ये फोर्स हर स्ट्रेस पे, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पिचक जाएगा ना, ये बॉडी क्या हो गई। देखो ये बॉडी, तब कब तक तुम जिंदा हो मुझे बताओ, जो बाहर लगने वाला फोर्स, जो कि तुम्हारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लग रहा है, तुम्हारी बॉडी भी बाहर उतना ही फोर्स लगाए तभी तो जिंदा हो ना, है ना। अगर ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से मान लो ये प्रेशर इनसाइड है और ये प्रेशर आउटसाइड है, या तो प्रेशर की बात कर लो या फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर लो, एक ही बात है। अगर ये फोर्स इनसाइड, फोर्स आउटसाइड जब तक बराबर है, जब तक ये बॉडी ऐसे एज इट इज है ना, जैसे ही आउटवर्ड का फोर्स एज कंपेयर टू इनसाइड ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स आउटसाइड का प्रेशर इनसाइड के प्रेशर से ज्यादा हुआ, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या करेगा ऑब्जेक्ट, स्क्वीज कर जाएगा ना, ऐसे पिचक जाएगा, है ना। तो यही होता है, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू इनसाइड, क्या हो जाएगी, बॉडी स्क्वीज कर जाएगी, है ना। तो ये ऐसे ही जब पानी के अंदर जाते हैं और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उनके साथ भी यही हुआ, जिस कैप्सूल में बैठ के गए थे वो सब क्या हो गया, पिचक गया, बूम।
ठीक है, तो सब खत्म। तो इसीलिए इन चीजों, प्रेशर को ध्यान रखते ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान में रखते ही जितने भी तुम्हारे चीजें बनाई जाती हैं, शिप बनाई जाती है, वो मेजरली इस चीज को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसीलिए जेई में फ्लूइड का वेटेज भी बढ़ गया कि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यही देखेंगे कि कितने पानी की गहराई में जाएंगे या कहीं भी जाते हो तो प्रेशर कितना वेरी करता है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि जैसे अब हम लोग हैं, हम पे हर कहीं पे प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमारी बॉडी तो फ्रीज नहीं कर रही, क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना, तो कुछ तो रीजन है उसके पीछे भी। ठीक है, अब तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो अब उस रीजन को रीजन की तरह ही रहने दो। अब आ जाते हैं कि अंडरग्राउंड में जाने पर कितना प्रेशर में वेरिएशन आता है। तो देखो, डेरिवेशन कराने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। कितना प्रेशर आता है बेटा जैसे जैसे अंदर जाओगे? चलो दो तीन चीजें समझते हैं इसमें। यहां से मैं दो तीन चीजें समझाती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, यहीं से खत्म कर देंगे इसको। हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में पानी है, ठीक है भाई। मैंने अब क्या किया, मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया पानी का ही, ठीक है, इस तरीके से। अब वाटर क्या करेगा इस पे? अब एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अब वाटर इस कंटेनर पर भी फोर्स लगा रहा होगा? भाई जो ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर पर भी कंटिन्यूअसली प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना? इस कंटेनर पर भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स बार बार जाके क्या कर रहे हैं, बार बार जाके इस कंटेनर से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, बार बार जाके इस कंटेनर के साथ कोलिजन हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली इस वाटर के कंटेनर पर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेशर में वेरिएशन कितना आएगा। देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जो तुमने कहां पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ना पानी के लेवल को इतना ही ले लो, ठीक है। हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको पानी में इमर्स किया, ठीक है, पानी में इमर्स किया। अब देखो, इस पर वाटर मॉलिक्यूल हर कहीं से फोर्स लगा रहा होगा, और कैसे लगेगा फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वाटर हर कहीं से फोर्स लगाना शुरू करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से। हाँ है ना? देखो, इस तरीके से यस। फोर्स लगना शुरू करा। ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल, कौन सा? अगर ये ऊपर पानी नहीं है तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक का ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, अब है तो वाटर मॉलिक्यूल सेम लेवल पे है, तो ये राइट से लगने वाला फोर्स और लेफ्ट से लगने वाला फोर्स ये क्या है? बराबर है ना? राइट से लगने वाला फोर्स और लेफ्ट से लगने वाला फोर्स क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो लेकिन प्रेशर वेरिएशन कहाँ है? देखो, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जो मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रही हूँ, यहाँ पर सपोज करो प्रेशर का वैल्यू है कुछ P2। अब P2 और PATM सेम तो नहीं है, P2 और PATM सेम तो नहीं है, तो इसमें कितना वैल्यू आएगा? मान लो ये तुम्हारा जो हाइट है बेटा, इसके बीच में ये हाइट का डिफरेंस कितना मैं मान लू? H मान लो, कितना मान लो? H। तो तुम्हारा जो P2 वाला प्रेशर होगा वो कितना बढ़ जाएगा? PATM प्लस रो GH। देखो, इसका डेरिवेशन भी है, पर डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, यही फॉर्मूला काम का है। एक एक चीज समझ लेना कि कब कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये कि जितना अंदर जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो P2 वाला पॉइंट अंदर था, तो P2 वाला प्रेशर किसके बराबर हुआ? PATM प्लस रो GH के बराबर हुआ। ठीक है, रो क्या है? व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसकी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है? ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट, कि आप कितनी हाइट पर वेरिएशंस देखना चाहते हो। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई कि अगर हम इनसाइड जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अब एक बात करते हैं सेम लेवल की। मान लो ये हमारे पास फ्लूइड है, यहाँ पर भरा हुआ है, मैंने बेटा यहाँ पॉइंट लिया एक ए, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, ए और बी में मान लो देयर इज सम डिस्टेंस एल। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ए और बी पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा? यस मैम। देखो, हाँ, देखो मैंने यहाँ पर, ठीक है,
इसको ना ये देख, चलो वो बाद में देखेंगे। मतलब कोई भी चीज अगर पिचकेगी ना तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे पिचकेगी, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन कहाँ है, हाइट पे है ना, प्रेशर वेरिएशन हाइट में है, तो किसी भी चीज को पिचकना होगा ना तो ऐसे पिचक जाएगी, ऐसे श्रिंक नहीं करेगी वो। कैसे श्रिंक करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ श्रिंक करेगी, है ना भाई, ऐसे तो श्रिंक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ए और बी ये सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे पानी का प्रेशर क्या है, सेम लेवल पे पानी का प्रेशर इक्वल होगा, यानी और ये कब है, जब मेरा अभी कंटेनर पे मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, ठीक है, सिंपल चीज है। तो यानी प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी रहने वाला है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी भी हुई है, क्या, नो प्रेशर डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर हमारा कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है सेम लेवल पर क्या होगा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर मिलेगा। बात समझ में आई? सेम लेवल पर सेम प्रेशर, यानी ए का प्रेशर बी के बराबर होगा। बेटा बात समझ में आ रही है? देखो अगर मैंने ये, हेलो सौम्या, देखो बेटा ये पॉइंट ए है और मैंने यहाँ पर पॉइंट बी लिया। अब ये सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है ना, मान लो ये भी सरफेस से एच हाइट पे है और ए पॉइंट भी सरफेस से एच हाइट पर है, तो ए का प्रेशर बी के प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लिया है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता। कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन शुड बी जीरो, एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। यस बेसिक, मैम। ओके। तो अभी वर्टिकल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे आप इनसाइड जाओगे वेरिएशन होने लगेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने लिखा था इस वाले केस में, देखिए यहां हमने लिखा है P2 इक्वल्स टू पे एटीएम प्लस रो जी एच। मैंने पी एटीएम क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो सरफेस था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, तो मैंने पी एटीएम लिखा। अब मान लो जैसे यहां पर तुम्हारा ये क्वेश्चन है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें मुझे प्रेशर का वेरिएशन बताओ। तो बेटा जो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट का प्रेशर है, सपोज करो P2, वो कितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, इस P1 का रेफरेंस लोगे ना आप, कि जो P1 का प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो P2 किसके बराबर आएगा, P1 प्लस रो जी एच। ये बात समझ में आई? ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने जो कंडीशन ली वहां पर मैंने अपने बीकर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा, उसका अपर पार्ट, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में तुम्हारा अपर पार्ट किस में है, वो खुद वाटर में है। दैट मीन्स P1 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं होगा, दिख रहा है ना, ये है वाटर लेवल, हाँ या ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो P1 के लेवल से कंपेयर किया है, तो P2 का लेवल कितना होगा, P1 प्लस रो जी एच, क्योंकि अब ये हाइट भी ये वाली लेनी पड़ेगी, ये वाली हाइट कैपिटल एच। अब देखो सपोज करो अगर मैं यहां से रेफरेंस ले लूं, मान लो मैंने ये ऐसे रेफरेंस ले लिया, यही बी पॉइंट है मेरा, ठीक है, मैं इस हाइट को मान लेती हूँ कि ये हाइट कितनी है, यहां से लेके ये हाइट है बेटा H2। अब ये वाला पॉइंट आ गया ना मेरा एटीएम में, ऊपर की तरफ ग्राउंड सरफेस पे आ गया ये, तो यहाँ एटीएम लग जाएगा। और ये वाला P2 है, तो अगर अब तुम P2 लिखना चाहो तो अब P2 होगा P एटीएम प्लस रो जी H2, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो हाइट और कितनी, किस पॉइंट को तुमने रेफरेंस लिया है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। बस ये याद रखना कि जो चेंज आएगा, चेंज हमेशा कितना आएगा, चेंज इज ऑलवेज रो जी एच, चेंज हमेशा क्या आने वाला है, रो जी एच आने वाला है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रेशर वेरिएशन। अब देखो, अब तुमने प्रेशर वेरिएशन क्या पढ़ा था कि हमेशा जो मेरा चेंज आने वाला है वो किसके बराबर आया है, चेंज रो जी एच, है ना। अब जी क्या है बेटा, यहाँ पे जी को ना क्या मानते हैं, जी इफेक्टिव मानो, क्या मानो, जी इफेक्टिव। जैसे कि मान लो अभी एक कंटेनर है, ऊपर की तरफ ए से एक्सीलरेट हो रहा है, तो अभी तुमने पढ़ा था कि एक तो नीचे ग्रेविटी लग रही होगी और नीचे ये एक्सीलरेशन का सूडो फोर्स ए लगेगा, तो मेरे पास जी इफेक्टिव इस केस में कितना आया, जी प्लस ए आया। तो अब तुम यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या लिखोगे, जी प्लस ए इंटू एच। बात समझ में आई? तो जो भी प्रेशर का डिफरेंस होगा, मान लो दो P2 माइनस P1 में,
ये मेरी हाइट h हो गई, ये पॉइंट P1 हो गया, ये पॉइंट P2 हो गया। तो बेटा क्या लिखोगे आप, बोलो, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी A प्लस एच। बोलो, ग्रेविटी चेंज हो गई ना बेटा, ग्रेविटी चेंज हो गई ना, सिंपल। ये तो सूडो फोर्स वाली बात चल रही है, G प्लस ए। अब मान लो अगर ये कंटेनर डाउनवर्ड्स में मूव करने लगे तो क्या होगा, इस कंटेनर की एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड हो जाती है तो P2 माइनस P1 किसके बराबर हो जाएगा, रो G माइनस ए इंटू एच, है ना। अगर डाउनवर्ड में आ जाता है तो डाउनवर्ड में आएगा तो कैसे करोगे, ग्रेविटी यहां लग रही है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो जी इस माइनस ए। तरीके से तो G माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो P2 माइनस P1 शुड बी इक्वल्स टू रो G माइनस ए इंटू एच। तो ये याद रखना कि जो भी ये G की वैल्यू है ये हमेशा G इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। बेसिक इतना क्लियर हुआ बेटा, ये मैं यहां भी लिख देती हूँ G इफेक्टिव, ठीक है। बोलो, ये भी G इफेक्टिव, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। ओके, अब देखो एक्सेलरेटिंग कंटेनर, वर्टिकली तो देख लिया, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि अगर मैं क्या करती हूँ, सपोज करो मेरे पास बेटा ये कंटेनर है, ठीक है। मैंने इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया ए, ठीक है। अब मानो मेरे पास ये पॉइंट P1 है और मानो मेरे पास ये पॉइंट P2 है, ये बेटा सेम लेवल है, याद रख, ये थोड़ा सा देख लेना, P1 और P2 सेम लेवल पे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस दे दिया कितना, L मान लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ले लिया वो कितना ले लिया, L लेंथ का। अब मुझे बताओ क्या P1 और P2 बराबर होगा, क्या P1 और P2 बराबर होगा बेटा इस केस में, अगर एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है तो। नहीं होगा। हाँ, अगर एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है तो मेरा P1 और P2 का लेवल बराबर नहीं आएगा। तो कितने से बढ़ेगा आपकी बार मेरा P1 और P2 का लेवल, बोलो कितने से बढ़ेगा, वही अब हम देखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बना दिया इस तरीके से, है ना, ये बना दिया मैंने लेवल, ठीक है। अब मैं देखो, अब ये यहाँ से भी इसका एरिया ए है और ये भी एरिया ए है, क्योंकि सिलेंडर लिया है तो भी क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी तो नहीं कर सकता, क्रॉस सेक्शन एरिया तो शुड बी सेम। ओके, इस पॉइंट को चलो अभी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बी पॉइंट पर बेटा इस तरीके से पानी जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मैं ऑलवेज वाटर बोल रही हूँ, ठीक है। इसको मैं मानू कितना, P2A फोर्स को, प्रेशर इंटू एरिया। यहां से एक फोर्स लग रहा होगा बेटा, क्या, P1 इंटू ए, क्योंकि तुमने बोला ना कि मैम दोनों का प्रेशर अलग अलग आएगा, तो मैंने मान लिया कि ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो P1 है, बी पॉइंट का प्रेशर है P2 है, ठीक है। एक्सीलरेशन आगे की तरफ है तो नेट एक्सीलरेशन कहाँ होनी चाहिए, इधर आनी, इधर है नेट एक्सीलरेशन ए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नेट एक्सीलरेशन ए, क्योंकि P1 ज्यादा होगा, ठीक है, सही है। तो अगर मैं अब बात करूं न्यूटन्स के लॉ की, किसके बराबर होता है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही फॉर्मूला होगा। हेलो, यस और नो, यस मैम। एफ नेट। अब जिधर की तरफ एक्सीलरेशन है उसका मतलब वो वाला फोर्स बढ़ा हुआ, कौन सा फोर्स बढ़ा हुआ, P1A, P1A बढ़ा होगा भाई, P1A बढ़ा है तभी तो आगे की तरफ एक्सीलरेशन आया है। P1A में से क्या घटाऊंगी, P2A घटाऊंगी, P2 है। किसके बराबर आया, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर आया। ए हम कॉमन ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ आया P1 माइनस P2 इक्वल्स टू मास, किसका मास है, ये जो क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, ये भी मैंने जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लिया है। अब देखो ये मैंने कोई सिलेंडर डिप नहीं किया इसमें, मैंने कोई सिलेंडर उठा के ये सिलेंडर इसमें डुबाया नहीं है, मैंने उस पानी का ही एक एरिया कट किया है, ठीक है। अब मास क्या लिखोगे बताओ, मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वॉल्यूम बोलो बेटा कैसे लिखोगे, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया, तो एरिया कितना कट किया है मैंने, ए, लेंथ कितनी मानी है तुम्हारे सिलेंडर की इस क्रॉस सेक्शन की, एल, तो एरिया इंटू एल। डेंसिटी लिक्विड की रहेगी, एक्सेलरेशन ए, ए इंटू P1 माइनस P2, ए से ए उड़ा दो तो मेरा P1 माइनस P2 कितना आया, रो एल ए,
ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आया, रो एल ए। तो एक चीज तो यहां से ये पता चली कि अगर फ्लूड एक्सिलरेटिंग है, सॉरी नॉट फ्लूड, आई एम नॉट फ्लूड, कंटेनर, कंटेनर इज एक्सिलरेटिंग नॉट फ्लूड, क्योंकि फ्लूड जो है कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है, कंटेनर इज एक्सिलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, वेट। तो ये आया। अब इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जितना तुम आगे की तरफ जाओगे, जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है उसके आगे बढ़ोगे तो प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मान लो जैसे ये कैसे याद करोगे इसको, ऐसे समझ लो कि ये एक स्कूल बस है, ठीक है। ये क्या है, एक स्कूल बस है। ये स्कूल बस आगे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है ना, आगे की तरफ एक्सिलरेट। सपोज करो अभी रेस्ट में हो, अभी तो स्कूल बस खड़ी हुई है, तुम सारे दोस्त खड़े होके बातें कर रहे हो। अब अच्छा तुम लोग खड़े हुए हो, ठीक है। अब देखो मैंने ध्यान से, तुम्हें याद कैसे रखना है, मैंने ये पॉइंट माना पॉइंट ए और ये पॉइंट माना मैंने बी पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही बेटा बस चलना शुरू करेगी तो तुम सारे जने कहाँ जाके गिरोगे, एकदम से जब बस एक्सिलरेट होगी आप कहाँ जाओगे, ए पॉइंट पे एक ही तरफ। जाओगे, ए की तरफ, है ना। तो सारे जने ए की तरफ जाओगे ना, तो यानी ए पर प्रेशर, ए पर प्रेशर बढ़ा, है ना। ज्यादा। हाँ, तो ए की तरफ प्रेशर ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आ गई तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। मैम इसमें ग्रेविटी भी तो लगेगी अगर ऐसा। हाँ हाँ, ग्रेविटी भी लगेगी, अभी वो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें आ जाएगा। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी लिखवाया है मैंने कि P1 और P2 में जो प्रेशर डिफरेंस है वो इतना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करो, वेट करो सब समझा दूंगी, थोड़ा शांति रखो। ठीक है, ये एक्सीलरेट हो रहा है, ये बी कर ए से आपने एक्सीलरेट कर दिया। बेटा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, ठीक है। ये पॉइंट बी और दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये वाली हाइट दे दी h2, ये वाली हाइट मैंने तुम्हें दे दी h1, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मुझे ये हाइट का डिफरेंस बताओ, h1 और h2 का डिफरेंस, h1 और h2 में हाइट का डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि h1 और h2 का हाइट का डिफरेंस कितना है, या फिर आता है कि फाइंड द प्रेशर एट डी, कि डी का प्रेशर बताओ, डी पॉइंट का प्रेशर कितना है। किसी भी पॉइंट का अगर प्रेशर पूछ लिया जाता है तो अब क्या करना है ये देखो। अब यहाँ पर दो एक्सिलरेशन लग रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटी और एक एक्सिलरेशन आगे की तरफ है, ठीक है, ऐसे आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे पानी में अंदर जाओगे तो जैसे पानी में अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी मैम बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर बताओ या प्रेशर हाइट का डिफरेंस बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, जो ये पॉइंट गिवन है ना, एक पॉइंट से चलना शुरू कर दो लास्ट पॉइंट तक। जैसे ये ABCD है तो मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी चलना शुरू करूंगी। तो ए पॉइंट तुम्हें साफ पता चल रहा है कि ए पॉइंट हवा में है, यस, ए पॉइंट हवा में है। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए का प्रेशर क्या लिखोगे, P0, यस और नो। बी पॉइंट, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा फाइंड द प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का प्रेशर बताओ, क्या लिखोगे बी पॉइंट का प्रेशर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रो जी एच प्लस। हाँ, देखो प्रेशर बढ़ा कितने से, अगर मैं बी पॉइंट का प्रेशर पूछूंगी तो आप लिखोगे कि मैम जो प्रेशर है वो इंक्रीज कितने से हुआ, रो जी, हाइट कितनी है h1, तो रो जी h1 से, ठीक है। अब बताओ सी पॉइंट का क्या होगा प्रेशर, सी पॉइंट का बोलो।
और देखो मैंने साइन प्लस का लगाया है, प्लस का क्यों लगाया है, क्योंकि प्रेशर में इंक्रीज हुआ है तो इसलिए प्लस का साइन। अब एक बात बताओ, अगर आप बी से सी जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, पहले तो ये बताओ, बी से सी में प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बी टू सी? मैम घटेगा। घटेगा, है ना। घटेगा। बी से सी जा रहे हैं, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब बी टू सी में प्रेशर घटा, कितने से घटा बेटा, जल्दी, कितने अमाउंट से घटेगा, टू रो जी एच टू। रो, जी नहीं है, देखो हॉरिजॉन्टल में जी रो नहीं आया, ए आया है, रो ए। अब तुमने पूछी नहीं मैम बी से सी हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो बी से सी का डिस्टेंस ले लो, एल है, ठीक है। तो रो ए एल आया, ओके, तो सी पॉइंट का लिख लिया। अब बताओ, अगर अब मुझे सी से डी पर जाना है, तो मुझे अब सी से डी पर जाना है तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, मैम घटेगा। घटेगा ना, घटेगा, तो घटेगा तो कैसा साइन लगाऊंगी, माइनस का साइन लगाऊंगी। हाँ, तो अब कितने से घटा, अब देखो अब तुम वर्टिकल चल रहे हो, वर्टिकल में रो जी एच आता है, तो कितना लिखोगे, रो जी हाइट जी एच एच टू। अब ये सारा का सारा किसके बराबर है, डी पॉइंट, डी पॉइंट किस में है बताओ, डी पॉइंट फिर से एटमॉस्फेयर में है, भाई ए और डी तो एटमॉस्फेयर में है ना, तो ये सब किसके बराबर आ गया, पी नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब यहां से तुम निकाल लो, देखो पी नॉट से पी नॉट कट गया। अगर तुमसे मैं पूछती हूँ, ये करते हैं, हाँ, रो जी कॉमन ले लिया, एच वन माइनस एच टू कर दो, ये किसके बराबर आ जाएगा, रो ए एल के, रो से रो मार दो, तो मेरे पास एच वन माइनस एच टू जो मैंने तुमसे पूछा था किसके बराबर आ गई, ए एल बाई जी के बराबर आ गई। और ये तो तुमने हाइट का वेरिएशन निकाला, अगर तुमसे कोई ये भी पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर बताओ, जैसे सी पॉइंट का मैंने पूछ लिया, सी का बताओ, तो तुम बता दोगे कि भाई सी का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि सी पॉइंट का प्रेशर होगा वो पीबी के प्रेशर में से कितना कम होगा, रो एल ए कम होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, प्रेशर घटेगा ना, हाँ तो कम हो जाएगा, करेक्ट, सी की तरफ प्रेशर घटेगा, तो पीबी के यस। प्रेशर में से रो एल ए घटा दो, वही पीसी का प्रेशर है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे और ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, बस ये चीज याद रखना कि किस पॉइंट पे प्रेशर घटेगा, किस तरीके से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने तुम्हें करा ही दिया है। उसके बाद आता है रोटेटिंग फ्लूइड का क्वेश्चन, ये 2025 में पूछ लिया था और इतना बेसिक आया है, जिसने 2024 में हमारी क्लासेस ली होंगी वो बच्चे तो जरूर अटेम्प्ट करके आया होगा, इतना आसान क्वेश्चन, और वो भी किस में आया था, इंटीजर बेस में, ठीक है। रोटेटिंग फ्लूइड का देखो क्या है, रोटेटिंग फ्लूइड का कॉन्सेप्ट, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमारा फ्लूइड घूमेगा ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सपोज करो ये हमारा फ्लूइड है, कोई कंटेनर है फ्लूइड का, इसमें सब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, सब में फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड का कंटेनर इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर भी सेम चीज निकालेंगे रोटेटिंग फ्लूइड में। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन लिखवा दूं क्या, डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दूं, वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चलो कर लेते हैं। सपोज करो मैंने फिर से यहाँ पर अपने पानी में क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन कट किया, ठीक है, इस तरीके से कर लिया, ये क्रॉस सेक्शन कट हो गया, बात समझ में आई। पानी क्या करेगा, अब यस देखो मैम। लिक्विड, अब इस क्रॉस सेक्शन की का नामकरण भी कर लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये ए पॉइंट कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये डिस्टेंस मान लो बेटा कितना, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x1, और ये बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा मैं ये ले लेती हूँ x2, तो ए से लेके बी की दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1, ठीक है। तो यानी जो ए से लेके बी की दूरी है ये x2 माइनस x1 होगी। बी पॉइंट पे पानी का प्रेशर जो लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलरली, वो मान लेते हैं P2A। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया ना, तो बस वही किया है, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स में लगाते हैं ना, अभी तक तुम जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ते आए हो वो सब किस में लगाई है, फोर्स में ही तो लगी है,
प्रेशर के लिए तो नहीं लिखी, तो इसलिए यहाँ फोर्स लिखा है P2 इंटू ए पॉइंट पर भी इस तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, और वो प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा होगा बेटा, P1 इंटू ए क्या है बताओ, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखोगे बताओ, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है यानी रोटेशन में भी घूम रही है, तो क्या एक नेट फोर्स लगेगा इनवर्ड, अगर नेट फोर्स इनवर्ड होना चाहिए, जो कि मेरा किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल, तो ये इसका मतलब ये है P2 बड़ा होगा ना बेटा, P2A माइनस P1A, ये बड़ा होगा ना। देखो सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए किसी भी चीज को मेरे पास इनवर्ड में एक फोर्स होनी चाहिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, नेट इनवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब मुझे एक फोर्स चाहिए नेट फोर्स, जो कहाँ होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए। अगर नेट फोर्स इनवर्ड होनी चाहिए तो P1A बड़ा होगा कि P2A बड़ा होगा, बोलो। हाँ, तो P2A बड़ा होना चाहिए, तो P2A बड़ा है, इसलिए मैंने P2A में से P1A को माइनस किया। अब देखो यहां से फिर एक चीज समझ में आती है, क्या कि अगर जो एक्सिस रोटेट कर रही है उससे जितनी दूर जाऊंगा प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, है? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर जाएंगे प्रेशर P2, हाँ बढ़ेगा, P2 का प्रेशर ज्यादा है ना बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट देखो ज्यादा दूर है x2 पे, तो यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां लिख भी लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा। तो P2A माइनस P1A इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो मैंने यहाँ से P2 माइनस P1 एरिया कॉमन, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आता है, mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन यहाँ पर देखो किसमें है, एंगुलर रोटेशन में है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा r, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, r से r मर गया, ये कितना आया m ओमेगा स्क्वायर r, तो यहाँ पर F सेंट्रीपिटल को लिख दो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अब क्या करना, अब देखो क्या करने का, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल्स टू, मास को क्या लिख सकते हो भाई, मास को क्या लिख सकते हैं अभी, डेंसिटी टू हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी बाहर ले ली, अब मुझे वॉल्यूम लिखनी है, लेंथ ए और बी की लेंथ कितनी मान ले भाई, लेंथ बताओ कितनी है, x2 माइनस x2 माइनस हाँ x2 माइनस x1, ठीक है, तो अब लेंथ हो गई, अब रह गया एरिया, तो एरिया कितना ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं a, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब देखो अब आया यहाँ पर एक टर्म r, ये r क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो ये मान लेना यहाँ पर r जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, सेंटर ऑफ मास वाली, तो ये तो सिंपल सा ही टर्म था, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ पर बीचों बीच, देखो सेंटर ऑफ मास अब इस क्रॉस सेक्शन का नहीं लेना, सेंटर ऑफ मास इस पूरे उसका लेना है, सिस्टम का। तो जैसे तुम्हारा ये वाटर की ट्यूब, सपोज करो ये वाटर की ट्यूब है, अगर इसका लेंथ कुछ भी है, एक सेकंड वेट 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 वेट, मेरे पास ये क्या था, एक मिनट रुको, P1A P2A आया, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, एक सेकंड का वेट करो, x2 माइनस x1, अब मुझे ये r, तो r हम क्या लिखेंगे, नो ठीक है, r जो आपने क्रॉस सेक्शन कट किया है ना, जो मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया है उस क्रॉस सेक्शन का ही सेंटर ऑफ मास लेना है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में ये पूरा क्रॉस सेक्शन ऐसे दे देते हैं, ये पहला पॉइंट ए और ये लास्ट का पॉइंट बी, तो इस ए से लेके बी का बीचों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा वो, अगर मान लो ए और बी पॉइंट, जैसे मैंने कुछ अलग पॉइंट लिए हैं ए और बी, अगर ये ए और बी कुछ और पॉइंट होते हैं तो इस ए और बी का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो मुझे बताओ इस ए और बी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, इस ए और बी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो ज्योमेट्रिक सेंटर ही होगा, इतना तो पता है ना, 2D ऑब्जेक्ट्स में अगर 2D ऑब्जेक्ट होते हैं तो 2D ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही मिलता है 2D में,
ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, हमें एक ट्यूब टाइप में कुछ कंटेनर दिख रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो ये मेरे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ए बी का सेंटर ऑफ मास ए बी के बीच में लाई करेगा ना, ए बी के जस्ट बीच में लाई करेगा। तो मुझे ये मिड पॉइंट जो है ये ही आर सी ओ एम है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। x2 माइनस x1/2। माइनस करेंगे, x1 प्लस x2/2। हाँ मुझे आरसीएम चाहिए ना, यस x1 की डिस्टेंस प्लस x2 फिर अपॉन 2। हाँ, तो क्या करा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। जिसको डेरिवेशन नहीं याद रखना कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या, कि जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर आरसीओएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास भी बता दिया है, जो पॉइंट लेट किए हैं उन्हीं का, यहाँ पे लिख लो अगेन, आरसीओएम क्या है, जो पॉइंट्स लेट किए हैं उनका सीओएम है। ठीक है, तो ये मेंस लेवल का ही है, देखो अभी एडवांस में बहुत चीजें आती हैं, ये बेसिक मेंस का है। अब क्या हो गया, कुछ कुछ कट गया, ए से ए कट गया होगा, तो मेरा P2 माइनस P1 किसके बराबर आया, इक्वल्स टू 1/2 रो ओमेगा स्केयर। इसको क्या लिख सकते हो भाई, x2 माइनस x1, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा ये, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये है तुम्हारा डेरिवेशन जो तुम्हें याद रखना है कि P2 माइनस P1 किसके 1/2 रो ओमेगा स्केयर इंटू एक्स स्केयर। शॉर्ट फॉर्मूला ये याद रख लो, डेल्टा P इक्वल्स टू 1/2 रो ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। किसी भी पॉइंट का अगर पूछ लेते हैं कि इस पॉइंट का क्या होगा, तो उस पॉइंट का सिर्फ एक्स ले लेना। मान लो तुमसे किसी पॉइंट का पूछा जाता है, ये तो हमने निकाला है प्रेशर डिफरेंस, है ना। अगर किसी पॉइंट का पूछा जाए तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से घूम रहा है ओमेगा, ये मेरे पास ये है, मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा इस पॉइंट का निकालो कि ये पॉइंट का कितना होगा प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर। तो तुमने क्या करना है, पी इक्वल, मैम इसका जो प्रेशर होगा वो होगा हाफ रो ओमेगा स्केयर। अब ये वाली डिस्टेंस ले लेना, अब डिस्टेंस हमेशा इस एक्सिस से ही लेना, ए पॉइंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस, सपोज एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, खत्म। प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो प्रेशर डिफरेंस बता दिया, ये रहा हाफ रो ओमेगा स्केयर x2 का स्केयर माइनस x1 का स्केयर। ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट आ गया सी पॉइंट, तो प्रेशर का डिफरेंस तुम्हें पता ही है कैसे लेना है, ये सिखा दिया। ठीक है बेटा, बोलो यहां तक अगर किसी को गड़बड़ दिखाई दे रही है तो कुछ समझ नहीं आया तो। देखो x2 वाला पॉइंट लास्ट में था, तो लास्ट वाला पॉइंट उठा के माइनस इनिशियल करना है, बस खत्म। ठीक है, समझ आया, देखो यहाँ पे समझ लो, मैंने तुम्हें दिया ये पॉइंट ए, मैंने तुम्हें ये पॉइंट दिया बी। अब याद रखना कि जो तुम्हें डिस्टेंस है ना वो हमेशा कहां से लेनी है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एंगुलर रोटेशन की बात ही होती है, जब भी हम रोटेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो रेफरेंस पॉइंट से ही डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मान लो मेरा डिस्टेंस है x1, ए जो है ये डिस्टेंस है x2। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझे प्रेशर डिफरेंस बताओ, तो पहली बात तो तुम कहोगे मैम ए का प्रेशर ज्यादा है तो हमेशा हम पी ए माइनस पी बी ही करेंगे, और ए का प्रेशर ज्यादा है तो फॉर्मूला है 1/2 रो, ए का प्रेशर कितना लिखोगे बेटा जल्दी बोलो, ए का प्रेशर लिखोगे 1/2 रो ओमेगा स्केयर, ए की दूरी x2 का स्केयर, ऐसे याद कर लो, माइनस बी का प्रेशर लिखोगे 1/2 रो ओमेगा स्केयर, बी की दूरी कितनी है x1, तो ये कितना आया x1 का स्केयर, यहां से 1/2 रो ओमेगा स्केयर को कॉमन ले लो, क्या बचा x2 स्केयर माइनस x1 स्केयर। जिसको ऐसे याद रखना है ऐसे याद रख लो, बोलो ये रहा प्रेशर डिफरेंस, हो जाएगा अब तो ऐसे याद, पर्टिकुलर पॉइंट का भी और प्रेशर डिफरेंस भी, बस पीए में से पीबी घटाना, तुम पॉइंट का याद कर लो कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर का फॉर्मूला है 1/2 रो इज डेंसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर रोटेशन, एंगुलर है ना, एंगुलर वेलोसिटी, और एक्स क्या है वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, एक्स से वो डिस्टेंस लिख दो। ठीक है,
अब तो समझ में आ गया होगा, इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि बता पाऊंगी। ए से ए की दूरी x2 थी, तो पी ए का प्रेशर 1/2 रो x2 हो गया। पीबी लिखना था तो पीबी की दूरी सिर्फ x1 थी, तो पीबी रो ओमेगा x1 स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, हो गया सवाल। अब एक क्वेश्चन करो क्या? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कर दो इसी पे। ठीक है, तो फिर से वही सवाल, ये अपना पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। ठीक है, और ये पॉइंट है, एक मिनट, सी, पॉइंट डी, ये वाली हाइट जो दी हुई है h2 दी हुई है, और ये वाली जो हाइट दे रखी है h1 दे रखी है, और ये जो तुम्हारा बीकर है बीच में से घुमा दिया मैंने, ठीक है, ओमेगा से। ठीक है, और चलो क्या करने का, अब एक काम और करते हैं। सी से इस एक्सिस की जो दूरी, सी पॉइंट से ये एक्सिस की दूरी दी हुई है L1, और इस एक्सिस से इस डी पॉइंट की जो दूरी दी हुई है वो L2D है। सवाल वही है, फाइंड द डिफरेंस इन हाइट। करिए, फाइंड डिफरेंसेस इन हाइट, H1 और H2 में डिफरेंस फाइंड करिए। और देखो ये तो पॉइंट का भी पूछ सकती हूँ मैं, किस पॉइंट का कितना प्रेशर है वो बताओ। ठीक है, अब तुम्हें स्टार्ट करना है ए से, तो बेटा ए का प्रेशर कितना है, ए का प्रेशर कितना लिखोगे, पी P एटीएम, नॉट प्लस मैम रो। पी 15 नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी पॉइंट का बोलो। पहली बात तो आप नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो तो ग्रेविटी तो एक्ट करेगी 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 करेगी, तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितने से, रो जी H1 से। H1। ठीक है, तो सी का प्रेशर हो गया। अब हम जा रहे हैं डी की तरफ। अब आप डी की तरफ जा रहे हो तो आप प्रेशर क्या लिखोगे डी की तरफ, माइनस। पहले बात बताओ, सी से डी, अब देखो L1 और L2 दोनों अलग अलग हो गए ना। ओके, तो ये हो गया रो जी H1। क्या सी पर कुछ और इफेक्ट भी आएगा प्रेशर का, सी पे, हेलो, सी पॉइंट का आपने वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकली वेरिएशन तो ले लिया, सी पॉइंट का ये जो ओमेगा से घूम रहा है उस पॉइंट की वजह से भी कोई वेरिएशन आएगा, आएगा ना सी पॉइंट पे। कितना, हाफ रो ओमेगा, हाफ रो ओमेगा स्केयर L1 स्केयर। ठीक है, अब बताओ, देखो सी पॉइंट पे बेटा दोनों का आएगा ना, ओमेगा की वजह से भी आएगा और एक तो आप नीचे आए उसकी वजह से भी आया। अब साइन का बताओ कि प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, फटाफट सही बताना मुझे साइन। प्लस। प्लस का आएगा, मैं सी से एक्सिस की तरफ जा रही हूँ, सी से एक्सिस की तरफ जा रही हूँ। कम होएगा मैम। एक्सिस, हाँ एक्सिस माइनस। से दूर जाने में बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, एक्सिस की रोटेशन से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आप एक्सिस की रोटेशन के पास आ रहे हो तो प्रेशर घटेगा, तो घटेगा तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब डी पॉइंट का बताओ, डी पॉइंट पे प्लस आ जाएगा ना डी पॉइंट का, तो हाफ यस। ओमेगा स्क्वायर। अब लिख लो एल प्लस का साइन, क्योंकि अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हो तो दूर जाएंगे तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, खत्म। अब बताओ, अब डी से, अब देखो, अब डी से अब आप ऊपर की तरफ भी जाओगे, तो अब आप डी से ऊपर की तरफ गए तो माइनस रो जी H2 ये भी H2। लिखोगे, और बी पॉइंट के प्रेशर के ये सब बराबर है कितना, बी पॉइंट P इज नॉट। ऑन एटमॉस्फेयर पी नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ मुझे कितना आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है क्या सॉल्व करके, इसका आंसर। जल्दी करो, अभी मुझे विस्कोसिटी भी पढ़ानी है। कितना आया है, H1 माइनस H2 जो भी आ रहा है। एक बार कंफर्म कर लेना क्या यही आ रहा है।
बोलो, चेक कर लेना ठीक है एक बार कैलकुलेशंस, यही आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार ये जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेना बस फ्लूइड्स में, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैम शायद जी नीचे मैम आ जी अपॉन में है। हाँ यस करेक्ट, जी अपॉन में है, हाँ मैंने गलत लिख दिया, जी अपॉन में है। हाँ correct, जी अपॉन। फिर इसके बाद क्या आती है, इसके बाद देखते हैं क्या आता है। अच्छा बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है भाई बच्चों, बैरोमीटर तो पढ़ा होगा, प्रेशर मेजर करने के काम आता है, प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ना। बैरोमीटर की मदद से कैसे करोगे, बैरोमीटर की मदद से एक ट्यूब लो, इस ट्यूब में क्या करो, मरकरी फिल करो जितना फिल हो सकता है। ये मैंने एक ट्यूब ली, ठीक है, ये यहाँ से मान लो इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने जितना हो सके मरकरी फिल किया, ठीक है, इतना फिल किया कि इसमें कोई भी गैस पार्टिकल मॉलिक्यूल कुछ नहीं बचना चाहिए, फिल करते गए करते गए। अब मैंने क्या किया उसको, एक ये क्या है, यहाँ भी मरकरी है, ठीक है, ये भी मरकरी है, इस ट्यूब में भी, इस ट्यूब में भी मरकरी है, और मरकरी के टब में ही इसको डाल दिया। अब जैसे ही मैंने इसको मरकरी के टब में डाला, मरकरी के टब में डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गैप दिखाई दिया, ठीक है। अब मुझे प्रेशर वेरिएशन देखना है, तो बेटा मान लो ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट का प्रेशर लिखती हूँ पी नॉट। अब देखो ये पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा पी एटीएम, क्योंकि बाहर है, बिल्कुल ग्राउंड, बिल्कुल एटमॉस्फेयर के टच में है, तो यहाँ पी एटीएम होगा। और अभी हम पढ़ के आए हैं अगर कंटेनर एक्सिलरेटिंग नहीं है तो सेम लेवल पर सेम एक्सिलरेशन सेम प्रेशर मिलेगा। तो अगर इस पॉइंट का प्रेशर पी एटीएम है तो बेटा इस पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, मैम PATM। है ना, पी एटीएम होना चाहिए ना, एक सेकंड, हाँ पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर ही होगी, करेक्ट। यानी इस बी पॉइंट का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर आनी चाहिए, हाँ या ना, होनी चाहिए। अब हम पी से, ये जो पी नॉट वाला पॉइंट है मैं इसको भी ए मान लेती हूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट है। इस ए से लेके बी की जो हाइट है, ये ट्यूब होती है, इसमें डिस्टेंस लिखा होता है, इसकी हाइट मान लेते हैं एच हाइट है। चलिए अब आप बताओ कि बी का प्रेशर ज्यादा होगा पी नॉट का। अब देखो पी नॉट क्या है, मैंने क्या बोला था बेटा, एक भी वाटर मॉलिक्यूल, एक भी एयर मॉलिक्यूल नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब पी नॉट पर कोई प्रेशर है भाई, प्रेशर किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर की वजह से है। क्या वैक्यूम में कोई प्रेशर होगा, वैक्यूम कुछ है ही नहीं, तो वैक्यूम में प्रेशर होगा, वैक्यूम में तो प्रेशर जीरो होगा। नहीं होगा। तो इस पी नॉट का प्रेशर कितना है, इस पी नॉट का प्रेशर है जीरो। अगर इस पी नॉट का प्रेशर जीरो है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है हाइट के साथ प्रेशर कितना होगा, बी पॉइंट का प्रेशर मेरा कितना होना चाहिए, बी पॉइंट का प्रेशर होना चाहिए पी नॉट प्लस रो जी एच, यही तो पढ़ के आए हैं कि बी पॉइंट अंदर है तो अंदर पे जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो रो जी एच होता है, राइट। अभी पी नॉट क्या है, पी नॉट तो जीरो है क्योंकि पी नॉट वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होगा, ये मेरा जीरो हो गया, प्लस रो जी एच। और पीवी क्या है, अभी तुमने बताया मैम पीवी जो है वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया गया कैसे, रो जी एच से। तो रो क्या है बेटा, रो किसकी डेंसिटी है, बोलो, रो मरकरी की। हाँ रो है मर्क्यूरी की डेंसिटी। एच क्या है, व्हाट इज एच, एच देख लिया, ये ट्यूब की हाइट हो गई एच, ट्यूब हाइट, हाइट देख लेना कहां से, ये हाइट, एक सेकेंड, ये हाइट यही वाली होगी ना, हाँ यही वाली हाइट लेंगे, ठीक है। तो ए से लेके बी तक की जो हाइट है, एक सेकेंड, हाँ यही हाइट है ना, पीबी इंटू पीबी का प्रेशर एक के बराबर है एटमॉस्फेरिक रो जी,
ठीक है, यही वाली हाइट लेंगे, ठीक है। तो हाइट, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये वाली मेरी हाइट हो गई। तो यहां से हम कैलकुलेट कर पाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, जो अब तक तुम पढ़ के आए हो 10⁵ पास्कल, है ना। तो ये है तुम्हारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। तो इसमें सवाल आ जाते हैं कि हम मरकरी क्यों लेते हैं, वाटर क्यों नहीं यूज करते, फलाना क्यों नहीं यूज करते। तो देखो, अब जब ये कैलकुलेट करी जाती है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो वैल्यू मुझे पता है 10⁵ है, मरकरी की डेंसिटी रख दो, ग्रेविटी की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जो एच निकल के आता है, ये निकल के आता है सिर्फ 76 सेंटीमीटर, नॉट इवन 1 मीटर, 1 मीटर भी नहीं आया, सिर्फ 76 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको और क्या बोल सकते हो तुम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये किसके बराबर है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बराबर आता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आ जाओ, अब देखो सवाल में क्या पूछा है, सवाल कहाँ गया, हाँ, ये रहा सवाल। अगर मरकरी की जगह पानी यूज करा जाता है तो लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब इफ द ट्यूब इज वेरी लॉन्ग, तो हमें कितनी ट्यूब की लेंथ चाहिए, करो कैसे लिखोगे। अब फॉर्मूला तो यही आया था, PATM किसके बराबर आया, रो GH के बराबर आया ना। तो यहां से लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 10⁵ है, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर cc। यस मैम। हाँ, और केजी में कितनी हो जाएगी, 10⁻3। हाँ, ग्रेविटी की वैल्यू हो गई 4 और ये हाइट h हो गई, ठीक है। तो देखो डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, लिक्विड की, सॉरी नॉट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बेटा 1 ग्राम पर cc। तो ये ग्राम में है, तो केजी में कितना हो जाता है, 10⁻3 पर मीटर क्यूब हो जाएगा ना, मीटर क्यूब। एक सेकेंड, ठीक है। तो 10⁻3, ग्रेविटी की वैल्यू 4 होगी, हाइट एज इट इज, तो h की वैल्यू कितनी आई देखो, 10⁵5 अपॉन 10⁴, तो कितना आया हाइट h, 10 मीटर्स। क्योंकि तुमने सारी यूनिट्स SI में ली हैं, तो यहाँ से जो हाइट भी आएगी वो भी किस में आएगी, SI में। तो यानी हाइट आई 10 मीटर, तो देख रहे हो 10 मीटर जो कि फिजिबल हमारे लिए नहीं है, वो आया था सिर्फ 76 सेंटीमीटर, मीटर में लिखूं तो 0.76 मीटर्स, है ना। और यहाँ पर मुझे अगर वाटर के मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो 10 मीटर की तो ट्यूब लेके आओ, कहाँ से लाओगे 10 मीटर की ट्यूब, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आंसर कितना आया है, C, ठीक है बेटा। तो बैरोमीटर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रो GH के बराबर कर देना। रो GH क्या होगा, रो वो डेंसिटी है जो जो फ्लूइड यूज किया गया होगा, हाइट उस कॉलम की हाइट हो जाएगी, कॉलम कुछ नहीं है, वो ट्यूब है जो उसी की हाइट है, ठीक है बेटा। यस मैम। उसके बाद मैनोमीटर आता है, मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर भी क्या करता है, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना। गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, कैसे करते हैं गैस का प्रेशर मेजर, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक ट्यूब है। अब मैंने यहां तक इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई मेरा लिक्विड है जो इस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है, यहां तक, इस पॉइंट तक। अब ये वाला पॉइंट तो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर P0 हो जाएगा। अब मुझे गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एक गैस कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सपोज करो इसको ऊपर तक ही फिल कर लो, यहां तक मैंने पूरे में इसमें गैस फिल करी हुई है, मतलब ऊपर तक भर दी मैंने गैस, अपने आसान अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, गैस भर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ये जो गैस का जो जो गैस है, यहां से गैस फिल करनी शुरू करी। गैस के प्रेशर की वजह से जो ये लिक्विड है, ये क्या होगा भाई, गैस की प्रेशर की वजह से ये लिक्विड यहां से दबना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट से यहां पर क्या भर जाएगी, इस पूरे में ये गैस फिल हो गई, ठीक है। गैस को किस कलर से दिखाऊं, येलो कलर। यहां पर ये क्या फिल हो गई, सारे में गैस फिल हो गई ना।
ये सब गैस फिल हो गई। पहले ऊपर तक क्या था, लिक्विड था, अब ये गैस फिल हो गई। अब अगर यहाँ गैस फिल हुई है तो एक बात बताओ, अब दूसरी तरफ का जो लेवल होगा वो तो बढ़ेगा, हाँ या ना? ये दूसरी तरफ का लेवल तो बढ़ेगा ना। तो जो प्रेशर अब यहाँ जो लेवल पहले इतना था वो लेवल अब थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो आगे तक इतना चला गया, है ना, ये लेवल बढ़ गया। तो अब ये लेवल बढ़ा है बेशक, लेकिन अभी भी यहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, पी नॉट। अब तुम्हें गैस का प्रेशर मेजर करना है कि गैस का प्रेशर क्या होगा। कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी। अब तुम करोगे, 2 पॉइंट ले लोगे। गैस का प्रेशर यहां लग रहा होगा, इस जस्ट गैस के नीचे वाले पॉइंट पे बेटा, ये मैंने पॉइंट ले लिया ए, है ना, और इसी के जस्ट बराबर में सेम लेवल पे एक पॉइंट ले लेती हूँ बी। अब मुझे बताओ क्या ए का प्रेशर बी के बराबर होगा, क्योंकि सेम लेवल पर है, हेलो, और ए का प्रेशर ही किसके बराबर है, गैस के प्रेशर के बराबर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, हेलो? यस मैम। बाकियों को कुछ समझ आ रहा है? क्या किया है मैंने? यस मैम। मैंने Yes. पहले ए वाले एक रिफिल थी जो वो ऊपर तक भरी हुई थी, लिक्विड से ऊपर तक भरी हुई थी। अब तुमने उसमें गैस का प्रेशर, गैस एक्सर्ट करी, तो गैस जैसे ही एक्सर्ट करोगे तो गैस अपना प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से गैस अपनी कुछ वॉल्यूम बनाने की, देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, कोई चीज तभी एक जगह घेरेगी जब दूसरी चीज को वहां से हटना पड़ेगा, वरना कोई जगह स्पेस नहीं बना पाएगी। तो अगर गैस को यहाँ फिट होना है तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करके ही तो शिफ्ट हो सकती है। इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, फ्लूइड को, कहां तक, कुछ हाइट नीचे तक, जिसको मैंने पॉइंट ए माना है। तो दूसरी तरफ से लेवल ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो दूसरी तरफ से लेवल उठ गया जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ए और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं। ए जो है गैस का प्रेशर है, ए का मैं प्रेशर मेजर नहीं कर सकती, पर मैं बी का प्रेशर मेजर कर सकती हूँ। कैसे, बी का प्रेशर कैसे मेजर करा जा सकता है, पी नॉट प्लस रो जी एच करके। अगर मुझे इस पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट है मेरा सी पॉइंट, इस सी पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक की मुझे हाइट पता है, सपोज एच, तो मैं बी का प्रेशर निकाल पाऊंगी पी नॉट प्लस रो जी एच, और यही सेम प्रेशर किसका हो जाएगा, ए का। ठीक है, तो गैस का प्रेशर कितना आया, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है बेटा जी, तो इतना प्रेशर एक्सर्ट किया है तुम्हारी गैस ने, खत्म सवाल, इतना ही था बस इसमें। तो इतने इतने इजी इजी टॉपिक हैं, छोटे छोटे। इसमें एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है और एक गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर किसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है पीबी, यानी ये पीबी को मैं ए लिखती हूँ, ए बोले तो गैस का प्रेशर, ये आया मेरा पी नॉट प्लस रो जी एच, ये इसको पूरे को बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होगा, इस पी ए में से पी नॉट माइनस कर दो तो ये सिर्फ क्या बचेगा, रो जी एच। तो रो जी एच क्या है, रो जी एच जो प्रेशर है इसी को क्या नाम दिया जाता है, गेज प्रेशर। ठीक है, और कुछ नहीं है, जो रो जी एच जितने से इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, वो उसको नाम दे दिया गया गेज प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ तो सबने पढ़ा होगा बेटा, 10th में ही पढ़ के आते हो पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ पढ़ा है सबने, हेलो, पास्कल लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या कहता है, क्या कहता है पास्कल लॉ? पास्कल लॉ कहता है कि अगर मान लो आपने लिक्विड के प्रेशर, मतलब सपोज करो आपने किसी एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट किया, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि मैंने बस ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया इस पॉइंट पे, लेकिन हर पॉइंट पे जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ वो क्या हुआ, बराबर ट्रांसमिट हो गया। लगाया एक पॉइंट पे लेकिन प्रेशर ट्रांसमिट हुआ हर पॉइंट पे। ठीक है, बस इतनी कहानी कहता है पास्कल लॉ। इसकी मदद से तुमने एक वो पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, है ना, कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तरफ का एरिया, एक तरफ हम इस, मान लो ये एक छोटू सा एरिया है A1, यहाँ पर क्या होता है, एक कोई इंसान आएगा अपने पैर से इस पिस्टन को दबा देगा। ठीक है, अपने पैर से, वो पैर से यहाँ पर पिस्टन को दबाएगा, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, वहां से क्या होगा, यहाँ से पूरे से क्या होगा, ये गाड़ी ऊपर उठ के आ जाएगी। ठीक है, तो देखा क्या गया कि वो सिर्फ इतना सा फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन वहां से पूरी की पूरी गाड़ी जो इतनी हैवी वेट की होती है वो ऊपर उठ के आ जाती है।
इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जो इसने प्रेशर लगाया वो प्रेशर बराबर बराबर बट गया। अब देखो हुआ क्या, प्रेशर, अब तुम बोलोगे कि जो दोनों है तो एटमॉस्फेरिक लेवल पे, जो यहाँ का प्रेशर है और जो इस गाड़ी के यहाँ का प्रेशर है ये तो होना तो बराबर चाहिए, हाँ या ना? यही कहोगे कि प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। ये बी पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ए का प्रेशर बी के बराबर है। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मान लो इस इंसान ने फोर्स लगाया F1, एरिया A1 है, इक्वल्स टू वहां पर जो फोर्स लगा सपोज करो F2 है, वहां का एरिया A2 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, F1 किसके बराबर, F2 निकाल लो, एक काम करो, F2 कितना आया यहाँ से, F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय F1। तो देखो A2 कितना बड़ा है ना? A2 तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि A2 क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव टू A1 बहुत बड़ा होना चाहिए। तो A2 जितना बड़ा होगा, भले ही F1 छोटा हो, F2 यानी जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि A2 पर डिपेंड कर गई ना। A1 तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर A2 जितना ज्यादा होगा, ये F2 वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है ये ऊपर उठ के आ जाती है, लेकिन पॉइंट पे प्रेशर बराबर होंगे, ए और बी पॉइंट का प्रेशर शुड भी बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बस ये कंडीशन याद रखनी है हाइड्रोलिक लिफ्ट के केस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जेई में, बताओ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इतने इजी से टॉपिक से। इसके बाद फिर बायोंट फोर्स आता है। बायोंट फोर्स क्या होता है भाई? हम्म, देखो अब तुम्हारे क्या क्या टॉपिक बच गए, तुम्हारी क्लास का टाइम भी हो गया, पहले ये देख लो टॉपिक क्या बच गए तुम्हारे। एक तो आपका टॉपिक बच गया बायोंट फोर्स, दूसरा विस्कस वाला फोर्स बच गया, तीसरा स्टोक्स थ्योरम, और फोर्थ सरफेस टेंशन। और एक लास्ट बोलो, और कौन सा टॉपिक बच गया? कैपिलरी, है ना? कैपिलरी, ये बच गए ना बस, बाकी तो सारा हमने कवर कर लिया। तो कल मैं कोशिश करूंगी ये सारा कवर कराने की। ठीक है, सारा तो नहीं हो पाएगा, शायद 2 क्लास और लग जाए, फिर तुम्हें न्यूमेरिकल बैठ के खुद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगी, सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगी, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो देन, ओके एवरीवन, बाय।